नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीते रोज हल्द्वानी दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस लगातार देश भर में चुनावी हार का सामना कर रही है। हार का ठिकरा अब वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी नेताओं पर फोड़ रही है। धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी आज न केवल भारत बल्कि वैश्विक मंच पर भी एक मजबूत और लोकप्रिय नेता के रूप में पहचाने जाते हैं, जिसे कांग्रेस बर्दाश्त नहीं कर पा रही। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी जनता के बीच भ्रम फैलाने का काम कर रही है, लेकिन देश की जनता सब कुछ जानती है, कांग्रेस के इन हथकंडों को अच्छी तरह समझती है। मुख्यमंत्री धामी ने आगे कहा कि जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर विश्वास जताते हुए बार बार बीजेपी को समर्थन दिया है और यही बात कांग्रेस को खटक रही है। सीएम धामी ने साफ कहा कि कांग्रेस की राजनीति अब नकारात्मकता और झूठ के सहारे चल रही है, लेकिन जनता का भरोसा प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के साथ है। उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले चुनावों में भी जनता कांग्रेस को जवाब देगी। कांग्रेस पार्टी जब जब हारती है तब तब वो कुछ न कुछ आरोप लगाती है। कभी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ती है, कभी जो है प्रशासन पर ठीकरा फोड़ती है, कभी सरकार पर फोड़ती है, कभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर फोड़ती है। लेकिन देश की जनता जानती है कि देश की जनता आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार देश के अंदर, चाहे भारत की सरकार चुनने का मामला हो, तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया है, और राज्यों के अंदर पूरे देश के अंदर तीसरी बार चौथी बार डबल इंजन की सरकारों को प्राथमिकता दे रही है। चमोली के नंदानगर में आई भीषण आपदा के बाद में राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। अब तक इस आपदा में लापता हुए 10 लोगों में से एक व्यक्ति को सुरक्षित निकाल लिया गया है, जबकि 7 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। आज सीएम धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज चमोली आपदा प्रभावित क्षेत्र नंदानगर पहुंचे। यहां वे आपदा राहत बचाव कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। प्रभावित क्षेत्रों फाली, कुंतरी अन्य में सीएम सर्वे किया और इसके अलावा सीएम ने आपदा प्रभावित सभी लोगों से मुलाकात की है। नंदानगर आपदा का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी मलबे में दबे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हालातों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुरोड हेलीपैड पहुंचे, जहां चमोली डीएम ने उन्हें हालातों की जानकारी दी। इसके बाद सीएम धामी चमोली नंदानगर में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी ने ग्राउंड पर चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का अपडेट लिया। साथ ही सीएम धामी ने आपदा प्रभावितों से मुलाकात की है। हल्द्वानी एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय खेलों का गवाह बन गया है। राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के बाद अब यहां पर एशियाई कैंडिडेट कप तलवारबाजी फेसिंग प्रतियोगिता का भव्य आगाज हो चुका है। 4 दिवसीय यह प्रतियोगिता हल्द्वानी के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में 22 सितंबर तक चलेगी। इस भव्य आयोजन में भारत से लगभग 150 खिलाड़ी प्रतिभा दिखा रहे हैं, जबकि तजाकिस्तान, सीरिया, मलेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड और इंडोनेशिया सहित कई देशों के खिलाड़ी भी इसमें भाग ले रहे हैं। बालक और बालिका वर्ग में आयोजित इस प्रतियोगिता के लिए एशियाई फेसिंग परिसंघ के दिशा निर्देश के तहत मुकाबले कराए जा रहे हैं। और खिलाड़ियों के भविष्य में उत्तराखंड के लिए एक ऐसी मुहिम चल रही है। नेशनल गेम के बाद लगातार आप देख रहे होंगे, ये बहुत बड़ा एक इवेंट हमारे हल्द्वानी में होने जा रहा है, उत्तराखंड में होने जा रहा है। ये इसी का फलस्वरूप है कि जो हमारे ये इंडोर स्टेडियम से यहाँ पर राष्ट्रीय खेलों के लिए बने थे, आज ये इंटरनेशनल खेल करवाने के लायक भी हैं। ये स्पष्ट संदेश जो है पूरे विश्व में यहाँ से जा रहा है, क्योंकि 17 कंट्री के लोग यहाँ पर खेल रहे हैं। तो इन खेलों के होते हुए, इन खेलों के चलते हुए आने वाले भविष्य में कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, उसकी दावेदारी भारत की और ज़्यादा मजबूत बनती है, क्योंकि यह इंटरनेशनल पटल है। इंटरनेशनल पटल पर यह खेल खेला जा रहा है। 17 कंट्री बाहर से आए हुए हैं, उनके प्रतिनिधि, उनके खिलाड़ी और उनके ऑफिसर्स
और उनके संग सभी यहाँ पर हैं। देखिए, मैंने अच्छी कोशिश करी थी और अच्छा प्रयास किया और बहुत सक्सेसफुल रहे हम लोग। आप लोग देख रहे हैं कि 21 कंट्री की एंट्री हुई थी, उसमें से 17 कंट्री ने क्वालिफाई किया। 4 कंट्री कोई अपनी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ पाए, बट हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सबके वीज़ा लगाए, वीज़ा सबके क्लियर हुए, तो हमारी तरफ से कोई भी कमी नहीं हुई। आज से स्टार्ट होगा, 22 तारीख को फाइनल इसका। अब इसमें 192 प्लेयर्स हैं, पर 50-60 ऑफिशियल भी हैं, तो टोटल मान के चलो 250 लोग हैं और अच्छा रहेगा, अच्छा फंक्शन रहेगा, अच्छा ऑर्गेनाइज किया। हमने पूरा होटल एकोमोडेशन, एयर टिकट, खिलाड़ियों को जो बाहर से खिलाड़ी आए हैं उनको सबको दिया हुआ है, खाना पीना सब एकोमोडेशन। विभिन्न स्टेटों से है ना। हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने 5 राजस्व निरीक्षकों का तबादला किया, जिसमें तहसील हरिद्वार, लक्सर, भगवानपुर और रुड़की में निरीक्षकों की जिम्मेदारी बदल दी गई है। अनिल गुप्ता, रमेश चंद्र को लक्सर, संजय कुमार को हरिद्वार और ओम प्रकाश को भगवानपुर से रुड़की तबादला किया गया। वहीं डीएम ने सभी उप जिलाधिकारियों को आदेश दिया तुरंत कार्यभार संभालें। टिहरी जिले के एक युवक ने पुलिस कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए, जिसमें युवक ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया है। मीडिया से बातचीत में युवक ने बताया कि इंस्पेक्टर धर्मेंद्र रौतेला और एसआई बाबू सिंह ने उसकी पिटाई तो की है, साथ ही उस पर यूरिन भी किया, उसके जूते भी चटवाए। मामले में यूकेडी के केंद्रीय उपाध्यक्ष आशुतोष नेगी ने टिहरी एसएसपी से इस घटना में शामिल पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर सस्पेंड करने की मांग की। अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक कार्यकर्ता रोशन रतूड़ी ने भी मामले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने भी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की बात कही है। लमगांव प्रताप नगर से लंबगांव का है सर, ये लंबगांव टिहरी का। और जो मेरे को फंसाया है, मारा है, ये 3 थानों की पुलिस ने। जो ये मेन तो लंबगांव पुलिस थी, और ये चंबा पुलिस वाले जो मेरे को गाड़ी में बिठा के लाए, जिन्होंने मेरे किडनैप किया, और जो कोटी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में ले गए, दो थे ये ऐसे नॉर्मल कपड़ों में आ रखे थे। और ये जो कोटी कॉलोनी पुलिस स्टेशन के जो भी होंगे पुलिस वाले, इनको भी मतलब सस्पेंड होने चाहिए, और ये भी लमगांव के भी और ये चंबा पुलिस के भी सस्पेंड होने चाहिए। और जांच होनी चाहिए इसमें अच्छे तरीके से, या तो सीबीआई जांच हो या फिर और इनका नार्को टेस्ट भी हो। इनका ये जो पुलिस वाले हैं सबका, जो ये बोल रहे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं अफवाह फैला रहा हूँ, इनका भी नार्को टेस्ट हो और कोर्ट करे इनका नार्को टेस्ट। यही तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुद ही इस केस की जांच करो। अगर आप एक ईमानदार डीजीपी हो तो, अगर नहीं हो तो आप इस वीडियो को भी इग्नोर कर दोगे। अगर आप एक ईमानदार डीजीपी हो उत्तराखंड के, तो खुद ही इस केस की जांच करो। के अलावा जो केशव थलवाल वाला मामला है, वो आज का सबसे गंभीर प्रकरण है, जिसमें एक हमारा भाई केशव थलवाल जो प्रतापनगर विधानसभा लमगांव से आता है, उसका अपराध ये है कि वो पिछले कई सालों से पुलिस के कुकृत्यों का खुलासा कर रहा था। अगर पुलिस वाले कहीं किसी अपराधी को बचा रहे थे, निर्दोष को फंसा रहे थे, तो वो इन मामलों को उठा रहा था। अंकिता भंडारी में वीआईपी के नाम से लेकर रुड़की में एक निर्दोष युवक को तालाब में पुलिस ने जिस तरह से डुबाया, से लमगांव थाना के इंस्पेक्टर ने केशव थलवाल के साथ में जो घृणित कार्य किया, वो बहुत ही निंदनीय है, मानवता को शर्मसार करने वाला है। और ये सिर्फ केशव थलवाल का अपमान नहीं है, ये तमाम हमारे 2 करोड़ उत्तराखंडी वासियों का अपमान है। ऐसे पुलिस कर्मियों को तुरंत निलंबित करना चाहिए, और हमारे उत्तराखंड में ऐसे गुंडा गर्दी करने वाले जो पुलिस अधिकारी हैं, उनके लिए, इस तरीके के लोगों के लिए कोई जगह हमारे उत्तराखंड में नहीं है। हम इन चीज को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, अगर उसने कोई गलती की है तो आप उसको कोर्ट उसको सजा देगा। और उस टाइम भी जब मैं अंकिता भंडारी के लिए आवाज उठा रहा था, तो पुलिस वालों ने मेरे को भी काफी परेशान किया था। थाने पे बुला रहे थे, बार 4-5 बार थाने में बुलाया, वीडियो हटवाने के लिए प्रेशर डाला मेरे पे कि वीडियो हटा दे, जो भी कोई है अंकिता भंडारी के लिए आवाज उठा रहे बंद कर दिए। तो इस तरीके से टॉर्चर इन्होंने मेरे को पहले से भी किया है, पुलिस ने, उत्तराखंड पुलिस ने।
और उस टाइम भी जब मैं अंकिता भंडारी के लिए आवाज रामनगर पुलिस ने गुंडागर्दी और दलहल का माहौल जो है वो बनाने के मामले में एक युवक को अवैध मंशे के साथ पकड़ा है। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की है। साथ ही सीओ सुमित पांडे ने बताया कि गुरुवार की देर रात कोतवाल अरुण कुमार सैनी के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन कर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में गश्त की गई है। साथ ही इसी बीच तेलीपुरा रोड के पास में एक युवक संदिग्ध हालत में मिला। पुलिस को देखकर आरोपी युवक भागने लगा। आरोपी युवक को पकड़कर तलाशी ली गई तो उसके पास से एक तमंचा और एक जिंदा कारतूस 12 बोर मिला है। आरोपी की पहचान अल्फेज जो कि आरटीओ रोड शंकरपुर का रहने वाला है। रुद्रप्रयाग में नशा मुक्त मिशन के तहत पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की विक्रय और तस्करी कर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए सघन चेकिंग अभियान तेज कर दिया है, जहां नशा तस्करों के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही रुद्रप्रयाग में एसपी अक्षय कोड़े ने बताया कि राशि और आसपास के क्षेत्र में अवैध भांग की खेती नष्ट किए जाने के लिए अभियान चलाया गया। प्रयाग पुलिस और प्रशासन द्वारा सीओ रुद्रप्रयाग सीओ गुप्तकाशी और एसडीएम उखीमठ के नेतृत्व में हमने राशि और अगल बगल के क्षेत्र में चरस और भांग के पौधे को नष्ट करने का एक अभियान चलाया। इसमें लगभग 25 से 30 पुलिसकर्मी और बाकी कुछ लेबर और बाकी अन्य प्रशासन के लोग उसमें इन्वॉल्व रहे। लगभग 7-8 गांव और कस्बों में ये कार्रवाई की गई और मैक्सिमम प्लांटेशन उस एरिया का हमने तोड़ने में कामयाब रहे। और इस तरीके की कार्रवाई जो कि अब बहुत सारी सूचनाएं हमें अलग अलग जगह से आ रही, तो इस तरीके की कार्रवाई अब जिले में अलग अलग जगह पे भी चलती रही। रामनगर पुलिस ने ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ अभियान चलाया है, जिसके तहत कुल 47 चालान जारी किए गए हैं, जिसमें 28 चालकों से 16,500 रुपए का जुर्माना वसूला गया। उसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने के आरोप में 41 चालान काटे गए, जिसमें पुलिस ने 10,500 का जुर्माना वसूलने के साथ ही 14 चालकों के कोर्ट चालान करने की कार्रवाई की है। रामनगर में भी हमने हमारी और हमारी टीम जितनी भी हैं उनको क्लोज करके अभियान चलाया जा रहा है। लगभग 5 टीमें हमने इसमें बनाई हैं, जिसके अंदर जो स्पॉट्स हैं जहाँ पे क्रॉसिंग बहुत ज़्यादा है और ऐसा हमें शिकायतें भी आ रही हैं कि ड्रंक एंड ड्राइव हो सकता है, वहाँ पे भी लगातार हमारे द्वारा जो अभी है वर्तमान में कार्रवाई की जाएगी और अभी भी कार्रवाई हमारी प्रचलित है इसमें। सर हमारे द्वारा जो अभियान के माध्यम से भी और डे टू डे में भी हम लोग मेरे द्वारा और जो SHO हैं उनके द्वारा भी आदेश किया जा रहा है, जितने भी हमारे सब इंस्पेक्टर हो गए कि MV एक्ट के अंदर लगातार चलानी कार्रवाई की जाएगी। ट्रिपल राइडिंग हो गया, हेलमेट हो गया, ओवर स्पीडिंग, ओवरलोडिंग इन हेड्स के अलावा जो शराब पी के वाहन चलाना, इसके अंदर भी कार्रवाई करने के लिए आदेश। काशीपुर LD भट्ट राजकीय उपजिला चिकित्सालय के नवनियुक्त CMS संजीव कुमार दीक्षित ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि राजकीय चिकित्सालय में इस समय चिकित्सकों को काफ़ी कमी भी है, लेकिन चिकित्सकों की कमी के बावजूद यहां पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि डेंगू जैसी बीमारी का प्रकोप चल रहा है, जिसके लिए चिकित्सालय में 4 बेड का वार्ड बना है। डेंगू की समस्या बिल्कुल सही है कि इस समय है हमारे इस क्षेत्र में, और इसके अलावा जो बेड की स्थिति हमारे पास पर्याप्त है। उसमें हमारे पास अभी 4 बेड है उस वार्ड के अंदर, और जो बर्न वार्ड है उसके बिल्कुल बगल में, अगर आपने नोट किया हो, उसको डेंगू वार्ड बनाया गया है। इसके अतिरिक्त जो दवाइयों की स्थिति है, वो दवाइयाँ हमारे यहाँ डेंगू के लिए एंटीवायरल ड्रग एज इट इज़ तो कोई दी नहीं जाती है।
उसमें आप जो है एंटीबायोटिक्स देते हैं। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी हरिद्वार के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने चंडी देवी मंदिर में व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जिसके बाद उन्होंने मंदिर प्रबंधन समिति के साथ बैठकर व्यवस्थाओं को बेहतर करने पर चर्चा की, जिस पर जानकारी देते हुए बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत ने कहा कि 2 जुलाई को कोर्ट के आदेश के बाद चंडी देवी मंदिर का टेक ओवर किया गया, जिसके बाद से लगातार मंदिर की आमदनी में इजाफा हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड के आदेश का सम्मान करते हुए श्री बद्री केदार मंदिर समिति, जो कि मैं समझता हूं उत्तराखंड नहीं पूरे देश में सबसे पुरानी संस्थान है, 1939 में मंदिर समिति का गठन हुआ था और 47 मंदिर इस समय जो है कि श्री बद्री केदार मंदिर समिति के पास हैं, जिसमें 2 बड़े धाम है, श्री केदारनाथ जी और श्री बद्रीनाथ जी। और उसके बाद माननीय न्यायालय के बाद में हमारे पास 45 हमारे पास अधीनस्थ मंदिर है और 1 मंदिर हमारे पास चंडी मंदिर का प्रबंधन भी है। 2 जुलाई को हमने जो है कि इस मंदिर को टेक ओवर किया था। उसके बाद से हमारी मंदिर समिति के यहाँ पर स्टाफ, सभी हमारे वेद पाठी और प्रशासनिक अधिकारी सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर देख रहे हैं और आपने देखा भी है कि उन व्यवस्थाओं को हमने किस प्रकार से धीरे धीरे चीजों को यहाँ पे ठीक किया है। मैटिंग की व्यवस्था हो, जिला प्रशासन ने यहाँ पर अतिक्रमण को ठीक प्रकार से ठीक किया। बात ठीक है कि ये ग्लोबल वार्मिंग जिस तरह से जो है कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो है कि विकास भी होते हैं, विकास के कारण जो है कि पेड़ों का कटान भी होता है। हम सब लोग जो आने वाले हमारी जो पुरानी पीढ़ी थी, उन्होंने जो इतने पेड़ और जो वृक्ष लगाए थे पर्यावरण को लेके, तो आज देखिए उसका लाभ इस आने वाली जनरेशन को मिला। मैं इतना ही कहूंगा जरूर कि हम लोगों को जो है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक प्रारंभ भी किया था कि 1 पेड़ सावन जब प्रारंभ हुआ था तो 1 पेड़ माँ के नाम। हमें अधिक से अधिक जो है कि आज हमारे बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी जी आए थे, राज्य मंत्री आए थे यहाँ पे और एडीएम सर यहाँ पे आए थे। जैसा कि हमारे जो अध्यक्ष जी थे, उनकी जो चिंता थी वो नवरात्रों को लेके थी कि जैसे नवरात्रों में हमारे श्रद्धालु आते हैं, पूरी दुनिया के हर कोने से आते हैं, तो उनका संचालन कैसे होगा, उनकी व्यवस्थाओं का क्या होगा। तो उसके लिए यहाँ पे सीओ सिटी भी हमारे उपस्थित थे। तो उन्होंने बताया कि एसएसपी जी के निर्देश के अंदर यहाँ पे एक पुलिस चौकी का निर्माण हुआ है, जो कि यहाँ पे भीड़ को संचालन करेगी नवरात्रों में, और जो भी हर दिन में कोई भी अच्छा सा पढ़ावा आएगा। उनका क्या नहीं। शिव मंदिर में आयोजित रामलीला के शुभारंभ समारोह में नगरपालिका अध्यक्ष मनोज कुमार मिंटू ने फीता काटकर रामलीला की शुरुआत की है। इस अवसर पर आयोजक नरेंद्र सिंह ग्रोवर ने बताया कि गदरपुर शिव मंदिर रामलीला लगातार पिछले 59 सालों से आयोजित की जा रही है और यहाँ न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक एकता का प्रतीक भी है। नरेंद्र सिंह ग्रोवर ने कहा कि ये रामलीला स्थानीय कलाकारों के लिए एक मंच प्रदान करती है, जिसमें उनकी प्रतिभा को सम्मान मिलता है। यह एक पारंपरिक धार्मिक आयोजन है जो गदरपुर के सांस्कृतिक धरोहर को सजो कर रखेगा। श्री शिव मंदिर रामलीला कमेटी द्वारा मुझे यहाँ पे आज बुलाया गया और आज श्री रामलीला का आज शुभारंभ है। इसके लिए मैं इनके श्री रामलीला कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री जयकिशन अरोरा जी और पूर्व अध्यक्ष हमारे श्री वेद प्रकाश भगत जी, महावीर दल, नाट्य कला परिषद एवं जितने भी हमारी रामलीला कमेटी के सदस्य सम्मानित पदाधिकारी हैं, आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह ग्रोवर जी और क्लब के जो हमारे यहाँ के जितने भी कलाकार हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मेरे साथ जितने भी मेरे सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के हमारे चाचा जी सुभाष चंद्र गुम्बर जी, राजेश गुम्बर जी, सुखदेव ढिंगरा जी, मेरी धर्मपत्नी अन्नू ग्रोवर जी, आकाश जी और जितने भी मेरे साथ सम्मानित सब भूपेंद्र विर्क जी सब आए हैं, मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूं और मैं पुनः शुभकामनाएं देता हूं। शिव मंदिर प्रांगण में जो रामलीला होती है, इसको और उनकी पत्नी रिया 59 साल लगभग हो गए और 59 साल से यह निरंतर रामलीला जो है हो रही है। प्रभु श्री राम का गुणगान होता रहता है और लोग जो है परम श्रद्धा के साथ में रामलीला के मंचन को देखने के लिए आते हैं और बहुत ही सफलता से हो रहा है और कई लोगों ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण। पंचमुखी गौशाला के गौ सेवकों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें 4 महत्वपूर्ण मांगों को लेकर अपील की गई है। गौ सेवक हेमंत बिष्ट ने बताया कि टनकपुर में सिर्फ 2 गौशालाएं संचालित हैं, जिनमें से एक पंचमुखी गौशाला दुर्घटनाग्रस्त गौवंशियों का उपचार करने वाली गौशाला है।
ये गौशाला उन गौवंशों का इलाज करती है जो सड़क हादसों या फिर अन्य कारणों से घायल हो जाते हैं। गौसेवकों का यह भी कहना है कि सड़क हादसों में घायल पशुओं की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। सरकारी कर्मचारी जो है हमारी मांगों को पूरा करेगा। अभी पिछले 1 साल पहले भी हमने मांग रखी थी माननीय मुख्यमंत्री जी को कि हमारी गौशाला में एक आईसीयू वार्ड होना चाहिए, और दूसरी सर हमारे पास भूसा रखने के लिए जगह नहीं है, और तीसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप लोग देखते हैं रोज़ाना राष्ट्रीय राजमार्ग NH में आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, तो उनको उठाने के लिए सर वहाँ पर एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है। तो ये बात हम कई बार रख चुके हैं कि एक एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए। और एट प्रेजेंट जो सबसे ज़्यादा समस्या हमारे सामने आ रही है, देखिए रोज़ाना जो है आपका ककराली गेट से लेकर सेल टैक्स ऑफिस तक 1-2 एक्सीडेंट रोज़ाना होते हैं सर। तो ऐसी कंडीशन में हमारे सामने जो प्रॉब्लम आती है कि इन गोवंशियों को कैसे उठा के लाएं। तो आईसीयू वार्ड जो है हमारी गौशाला में सिर्फ एक ही है, तो उसमें मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो 7 से 8 गोवंशियों को रख सकते हैं। लेकिन आप समझिए 70 से 80 ऑलरेडी हमारे पास गोवंश जो है पंचमुखी गौशाला में रह रहे हैं। तो ऐसे में जो नए एक्सीडेंटल जो गोवंशी हैं उनको रखने की वहाँ पर व्यवस्था नहीं है। तो वहीं देहरादून के मालदेवता और सशस्त्र धारा क्षेत्र में बादल फटने से काफी नुकसान हुआ। रायपुर और मसूरी विधानसभा क्षेत्र में जगह जगह सड़कें भी टूट गई हैं। आवागमन ठीक प्रभावित हुआ है। लोगों के घर, होटल, रिजॉर्ट मलबे में तब्दील हो गए हैं। रायपुर के विधायक उमेश शर्मा काऊ ने गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे के साथ आपदाग्रस्त क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि बाल्दी, बांदल और सौंग नदी में अचानक जल प्रवाह काफी तेजी से हुआ। क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ है। 2 दिन पहले कैसी परिस्थितियां देखी और ये 2 दिन बाद आज हम इस मार्ग को खोलने के लिए अभी चाहे, लेकिन ट्रैफिक अभी हमने चालू कर दिया। आपने देखा 2 बॉडी भी गई और पूरा यहाँ से सकलाना बेल्ट, टिहरी की हमारे कई गांव हैं, रायपुर ब्लॉक के कई गांव जो ऊपर पड़ते हैं, ये उनका मुख्य मार्ग है। और इसको मैं अपना सरकार, मुख्यमंत्री जी का और पूरे जितनी भी हमारी सरकार की टीम है, हमारे जिले अधिकारी के साथ, हमारे PWD के जितने अधिकारी, सिंचाई विभाग के अधिकारी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।